नमस्कार। आज हम जिस कहानी पर बात करेंगे उस कहानी का शीर्षक है करम का लेख और इसके कहानीकार हैं अशोक प्रियदर्शी। अशोक प्रियदर्शी की कहानी करम का लेख भारतीय ग्रामीण जीवन के उस यथार्थ का मार्मिक दस्तावेज है जिसमें किसान की नियति, उसकी मेहनत और उसके सपने एक अदृश्य शक्ति, प्रकृति और कर्म के हवाले कर दिए जाते हैं। इस कहानी को पढ़ते हुए सबसे पहले जो बात उभर कर सामने आती है वह यह है कि भारतीय किसान अपनी खेती को हमेशा से ही जुआ की तरह खेलता आया है। मौसम उसके जीवन का सबसे बड़ा निर्णायक तत्व रहा है। इस कहानी की शुरुआत ही इस विचार से होती है कि भारतीय किसान बरखा मौसम के भरोसे खेती करता है। 60 के दशक में जब यह कहानी रची गई थी उस समय तक सिंचाई के आधुनिक साधनों और वैज्ञानिक उपकरणों का प्रसार व्यापक स्तर पर नहीं हो पाया था। गांव में खेती अब भी वर्षा के जल पर निर्भर थी। सीमांत किसान और भूमिहीन मजदूर इस सबसे अधिक प्रभावित होते थे। यह विडंबना है कि आज इतने वर्षों बाद भी बहुत हद तक ग्रामीण भारत की यही स्थिति बनी हुई है। लेखक इस कहानी के माध्यम से यह दिखाते हैं कि भूमि वितरण की असमानता भारतीय समाज की सबसे बड़ी समस्या रही है। बड़े जमींदारों के पास उपजाऊ खेत होते हैं जबकि भूमिहीन मजदूरों को या तो बनिहार मिलते हैं या फिर बेहद कठिन शर्तों पर खेती का अवसर। बनिहार का अर्थ है साल भर की मजदूरी के बदले खेत मिलना। डोमा का चरित्र इसी वर्ग का प्रतिनिधि है जिसे अपने मालिक से 8 बिगहा ताल का खेत मिल तो जाता है पर वह उसकी नियति की विडंबना बनकर सामने आता है। इस कहानी को केवल 60 के दशक की कहानी कहकर टाल देना उचित नहीं होगा। यह आज भी उतनी ही प्रासंगिक है क्योंकि भारतीय किसान की समस्याएं मूल रूप से बदली नहीं हैं। छोटे छोटे सपने, कुछ रुपए, एक साधारण साड़ी, एक जोड़ी कर्णफूल, घर का छोटा सा खर्च, ये सब अब भी ग्रामीण जीवन की आकांक्षाओं के केंद्र में है। इस कहानी का सबसे बड़ा महत्व यह है कि यह केवल आर्थिक संकट की कहानी नहीं है बल्कि ग्रामीण परिवार के सपनों, आशाओं, संघर्षों और भावनात्मक रिश्तों की भी कहानी है। इसमें पति पत्नी के छोटे छोटे संवाद और तुनकियाँ हमें उस गांव की झलक दिखाते हैं जहां अभाव में भी जीवन की मिठास है, ताजगी है और संघर्षशीलता बनी रहती है। संदर्भ की दृष्टि से देखें तो करम का लेख हिंदी कहानी की आंचलिक धारा की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। आंचलिकता केवल भाषा या बोली का प्रयोग भर नहीं है बल्कि उसमें उस भूगोल, उस लोक जीवन और वहाँ के सामाजिक आर्थिक संबंधों की गहरी उपस्थिति होती है। इस दृष्टि से यह कहानी भोजपुरी क्षेत्र की मिट्टी और वहाँ के लोगों की पीड़ा को पूरी स्वाभाविकता से सामने रखती है। संक्षेप में कहें तो इस कहानी का परिप्रेक्ष्य भारतीय कृषि व्यवस्था, किसान की असुरक्षा, भूमिहीन मजदूरों की बेबसी और ग्रामीण जीवन की सहज मानवीय आकांक्षाओं को जोड़कर तैयार होता है। यही कारण है कि कहानी पढ़ते हुए हमें लगता है यह किसी एक डोमा और उसकी पत्नी की कथा नहीं बल्कि पूरे भारतीय किसान समाज की कथा है। अशोक प्रियदर्शी की कहानी करम का लेख की कथा संरचना देखने में सरल है और सीधी प्रतीत होती है, लेकिन भीतर ही भीतर यह कई परतों में ग्रामीण जीवन की जटिलताओं को उकेरती है। कहानी का केंद्रीय कथानक डोमा और उसकी पत्नी भगवानपुर वाली के जीवन के इर्द गिर्द घूमता है। डोमा भूमिहीन मजदूर है जिसे अपने मालिक से मेहनत मजदूरी के बदले 8 बिगहा ताल का खेत मिल गया है। यही खेत कहानी की नियति है और उसकी त्रासदी का केंद्र बिंदु बन जाता है। कहानी की शुरुआत ही हल जोतते किसान की मेहनत और उम्मीद से होती है।
डोमा बैलों को संबोधित करता है, उन्हें खल्ली ज़्यादा खिलाने की बात करता है और साथ ही अपनी पत्नी से तर्क करता है कि यह खेत उसकी मेहनत और दैव कृपा से सुनहरा धान देगा। यहाँ से हमें किसान की मानसिकता का पहला चित्र मिलता है, उसका विश्वास, उसका भरोसा और उसका संघर्ष। लेकिन कहानीकार केवल खेत खलिहान तक सीमित नहीं रहते। वह हमें यह भी बताते हैं कि यह खेत कितनी कठिन परिस्थितियों में डोमा को मिला है। मालिक से चिरौरी विनती करने के बाद, कई वर्षों की विफलता के बाद, यह दृश्य उस बनिहारी व्यवस्था की ओर इशारा करता है जिसमें गरीब किसान दूसरों की दया और कृपा पर निर्भर रहते हैं। कहानी का एक बड़ा हिस्सा पति पत्नी के संवादों पर आधारित है। कभी दोनों में तकरार है, कभी हंसी मजाक है, कभी छोटी सी बातों पर उठन है और कभी भविष्य के सपनों की चर्चा है। इन संवादों में ग्रामीण जीवन की असली गंध मिलती है। भगवानपुर वाली का सपना है एक जोड़ी मोर छाप वाली साड़ी और असली चांदी के करण फूल। डोमा उसे विश्वास दिलाता है कि इस साल खेत में ऐसा धान होगा कि रुपया रुपया झरने लगेगा और उसके सारे सपने पूरे हो जाएंगे। यहीं पर कहानी अपने सबसे भावनात्मक स्वरूप को ग्रहण करती है। इन छोटे छोटे सपनों में पूरे ग्रामीण जीवन की आकांक्षाएं और संघर्ष झलकते हैं। कथा संरचना का चरमोत्कर्ष तब आता है जब प्रकृति अचानक करवट बदलती है। पहले किसान की उम्मीदों को संबल देने वाली बारिश अचानक प्रलयकारी बन जाती है। ताल का खेत, जिस पर डोमा ने भविष्य की योजनाएं बुन ली थीं, वही खेत जल समाधि ले लेता है। यहाँ कहानीकार ने बहुत ही मार्मिक ढंग से किसान की नियति का चित्रण किया है। डोमा और उसकी पत्नी दोनों खेत की ओर दौड़ते हैं, लेकिन वहाँ पहुँचकर पाते हैं कि लहलहाते पौधे पानी में डूब चुके हैं। भगवानपुर वाली की आंखों में जैसे उसके सपने, करणफूल, साड़ी, रुपए सभी बहते हुए दिखाई देते हैं। कहानी हमें यह दिखाती है कि भारतीय ग्रामीण जीवन कितना असुरक्षित और त्रासद है। किसान वर्ष भर मेहनत करता है, लेकिन अंतिम निर्णय उसके हाथ में नहीं होता। उसकी नियति, प्रकृति, मौसम और सामाजिक आर्थिक संरचना तय करती है। साथ ही लेखक यह भी दिखाते हैं कि अभाव और त्रासदी के बावजूद ग्रामीण जीवन में हास्य, ममता और आत्मीयता बनी रहती है। डोमा और उसकी पत्नी का संवाद भले ही झगड़े से शुरू होता है, लेकिन अंततः प्रेम, सपनों और आशाओं की ओर मुड़ जाता है। यही उस जीवन की सहजता है जिसमें दुख भी किसी तरह स्वीकार कर लिया जाता है। कहानी की संरचना में कोई जटिल मोड़ नहीं है, लेकिन इसकी ताकत इसके सहज प्रवाह और वास्तविक जीवन से उठाए गए प्रसंगों में है। खेत, घर, बैल, लिट्टी सेकना, चटाई पर सोना, ढिबरी जलाना, ये सारे छोटे छोटे प्रसंग मिलकर पूरे गांव का जीवंत चित्र उपस्थित करते हैं। पाठक को लगता है कि वह भी उसी गांव में बैठा है, वही बातें सुन रहा है, वही दृश्य देख रहा है। करम का लेख की कथा संरचना केवल एक किसान की निजी गाथा नहीं है, बल्कि पूरे ग्रामीण समाज की नियति का प्रतीक बन जाती है। यहाँ यथार्थ और करुणा, स्वप्न और विफलता, प्रेम और त्रासदी एक साथ उपस्थित हैं। अशोक प्रियदर्शी की यह कहानी का सबसे सशक्त पक्ष इसका चरित्र चित्रण है। कहानी के दो मुख्य पात्र, डोमा और उसकी पत्नी, भगवानपुर वाली के इर्द गिर्द यह कहानी घूमती है। इन दोनों पात्रों के माध्यम से लेखक ने न केवल सीमांत किसान का संघर्ष प्रस्तुत किया है, बल्कि भारतीय ग्रामीण परिवार की आत्मीयता, उनकी आपसी नोक-झोंक और छोटे छोटे सपनों की गहरी मानवीय संवेदनाएं भी सामने रखी हैं। डोमा इस कहानी का नायक है। वह भूमिहीन मजदूर है जो बनिहारी व्यवस्था के तहत अपने मालिक से खेत पाता है। उसका चरित्र एक संघर्षशील, मेहनती और आशावादी किसान का प्रतीक है। डोमा अपने बैलों से बातचीत करता है, मानो वे उसके साथी हों। इसमें किसान का पशुओं के प्रति आत्मीय लगाव झलकता है।
वह अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश करता है कि इस बार खेत में सोना उगेगा और उनके सारे सपने पूरे होंगे। उसकी आशा अटूट है, भले ही वह जानता है कि उसका भविष्य पूरी तरह से मौसम और नियति पर निर्भर है। डोमा के चरित्र का एक और पहलू है उसका व्यंग्य और ठिठोली। वह कभी तुलसीदास की चौपाई सुनाता है, कभी पत्नी को गुदगुदाता है, कभी सोना की परी कहकर उसे मनाता है। यह उसकी जीवटता है कि कठिन परिस्थितियों में भी वह हंसी मजाक बनाए रखता है। लेकिन अंततः जब खेत डूब जाता है तो उसका आशावाद किम कर्तव्य विमूढ़ खामोशी में बदल जाता है। यही उसका यथार्थवादी किसान चरित्र है, आशा और निराशा के बीच झूलता हुआ। किम कर्तव्य विमूढ़ खामोशी को वह एक दिन पलटता है। डोमा की पत्नी, जिसे डोमा बार बार भगवानपुर वाली कहकर पुकारता है, इस कहानी की आत्मा है। उसका चरित्र भारतीय ग्रामीण स्त्री के संघर्ष और आकांक्षाओं को बखूबी उभारता है। वह पति के आशावाद को व्यवहारिकता की जमीन पर कसती है। जब डोमा बड़े सपने दिखाता है तो वह कहती है, कर्म का लिखा तो भोगना ही पड़ेगा। उसकी आकांक्षाएं बहुत साधारण हैं। एक जोड़ी मोर छाप वाली साड़ी, असली चांदी का करण फूल और घर में जमा कुछ रुपए। यही छोटे सपने उसके जीवन की बड़ी आकांक्षाओं का रूप ले लेते हैं। वह कभी पति की बातों पर हंस देती है, कभी उलाहना देती है, कभी तुनक जाती है, तो कभी उसे चुपचाप समझ भी जाती है। यही उसके स्त्री चरित्र की सहजता भी है और गहराई भी है। जब खेत डूब जाता है तो डोमा वहाँ स्तब्ध रह जाता है। वहीं भगवानपुर वाली तुरंत कह देती है, कर्म का लेख तो नहीं न मेट दोगे। यह कथन उसकी नियति स्वीकार्यता और स्त्री धैर्य का प्रतीक है। इस कहानी का एक बड़ा आकर्षण पति पत्नी के बीच के संवाद हैं। कभी दोनों में झगड़ा होता है, कभी तकरार, कभी व्यंग्य तो कभी ठिठोली। पति अपनी पत्नी को सोना की परी कहकर मनाता है और पत्नी अपने गुस्से को व्यंग्य में ढालकर सहज कर देती है। उनके बीच का रिश्ता साझेदारी का है। वे मिलकर खेत में काम करते हैं, सपनों की चर्चा करते हैं और अंत में त्रासदी का बोझ भी साथ उठाते हैं। ग्रामीण जीवन में पति पत्नी का यह रिश्ता बहुत मार्मिक और वास्तविक प्रतीत होता है, जहाँ प्रेम व्यक्त करने के लिए बड़े शब्दों की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि रोज़मर्रा की नोक-झोंक ही उनके रिश्तों की गर्माहट को बनाए रखती है। यद्यपि इस कहानी में डोमा और उसकी पत्नी मुख्य पात्र हैं, लेकिन आस पड़ोस के किसान, बैल और मालिक जैसे सहायक पात्र भी पृष्ठभूमि में मौजूद हैं। किसान आपस में बातचीत करते हैं, एक दूसरे के खेतों को देखते हैं और व्यंग्य में टिप्पणी करते हैं, डोमवा का कर्म है। बैल भी डोमा के साथी की तरह दिखते हैं। उनसे बात करना, उन्हें पुकारना, उन्हें जांगर लगाने को कहना, यह सब ग्रामीण परिवेश की आत्मीयता को उभारता है। मालिक की प्रत्यक्ष उपस्थिति नहीं है, लेकिन उसका अस्तित्व पूरी कहानी पर छाया हुआ है। खेत उसी का है, बस डोमा को मेहनत के बदले मिला है। यह मालिक किसान की निर्भरता और शोषण का प्रतीक है। कर्म का लेख के पात्र केवल व्यक्ति मात्र नहीं हैं, बल्कि भारतीय ग्रामीण समाज और उनकी मानसिकता का प्रतीक है। डोमा भारतीय किसान का रूपक है, आशा और परिश्रम से भरा हुआ, परंतु नियति के आगे असहाय। भगवानपुर वाली भारतीय ग्रामीण स्त्री का रूपक है, छोटे छोटे सपनों वाली, धैर्यशील, व्यवहारिक और फिर भी प्रेम और आशा से भरी हुई। कहानी कर्म का लेख की सबसे विशिष्ट पहचान इसकी भाषा और बोली की प्रामाणिकता है। अशोक प्रियदर्शी ने गांव समाज की जीवंतता को केवल कथानक और चरित्र चित्रण से ही नहीं, बल्कि भाषा के सहज बोलचाल और आंचलिक प्रयोगों से भी मूर्त किया है। कहानी में प्रयुक्त भाषा मुख्य रूप से भोजपुरी, मगही क्षेत्रीय बोली की मिठास और खुरदुरेपन को साथ लेकर चलती है। पात्रों के संवाद बिल्कुल वैसे ही लगते हैं जैसे कोई गांव का किसान या स्त्री पुरुष वास्तविक जीवन में बोलते हैं। जैसे डोमवा का कर्म है, सोना की परी, कर्म का लिखा
मेट के का कर लोगे, ये वाक्य सीधे दिल में उतरते हैं, क्योंकि ये बनावटी नहीं बल्कि जीवन से उपजे हुए लगते हैं। पति पत्नी के बीच की नोक-झोंक, उलाहना और ठिठोली संवादों में ही व्यक्त हो जाते हैं। संवाद छोटे छोटे हैं, जिनमें ग्रामीण जीवन की गति और लय महसूस होती है। उदाहरण के लिए, डोमा जब खेत की हरियाली देखकर उल्लासित होता है और पत्नी को भविष्य के सपने दिखाता है, तो पत्नी चुटकी लेते हुए कह देती है, करम का लिखा कौन टाल सका है रे। इस प्रकार संवाद न केवल कहानी को गति देते हैं, बल्कि पात्रों के मनोभाव और मानसिक स्थिति को भी गहराई से उभारते हैं। कहानी में स्थानीय मुहावरों और लोकोक्तियों का सटीक प्रयोग हुआ है, जैसे करम का लेख, भाग्य का लिखा, बिन कहनवा के जन्म ना मिले। यह सब वाक्य केवल कहावतें नहीं बल्कि ग्रामीण जीवन की मानसिकता को प्रतिबिंबित करते हैं। लोकगीत, चौपाइयाँ और लोक कथन भी प्रसंगानुसार आते हैं, जो कहानी को और अधिक ग्रामीण संस्कृति से जोड़ देते हैं। भाषा सरल, सहज और प्रवाहपूर्ण है। इसमें न तो कृत्रिम साहित्यिक आडंबर है और न ही अनावश्यक बोझिलपन। छोटे छोटे वाक्यों में ही गहरी संवेदनाएं व्यक्त हो जाती हैं। डोमा की आशा, पत्नी की व्यावहारिकता, दोनों की तकरार, सब कुछ भाषा के सहज प्रवाह में उभर आता है। कहीं कहीं भाषा में लयात्मकता और काव्यात्मकता भी है, खासकर जब खेत की हरियाली या सपनों की चर्चा होती है। इस कहानी की भाषा सिर्फ पात्रों की बोली नहीं बल्कि पूरी ग्रामीण संस्कृति की आवाज़ है। खेत खलिहान, बैल, बनिहार, बारिश, बाढ़, इन सब का चित्रण भाषा के जरिए ही अधिक वास्तविक प्रतीत होता है। पाठक जब कहानी पढ़ता है तो उसे लगता है जैसे वह खुद उसी गांव में बैठा किसानों की बातचीत सुन रहा है। करम का लेख की भाषा शैली इसे एक जीवंत ग्रामीण कथा का रूप देती है। बोली, मुहावरे और संवाद कहानी को न केवल आंचलिकता का स्वाद देते हैं बल्कि उसे प्रामाणिक, विश्वसनीय और प्रभावशाली भी बनाते हैं। यह कहानी एक किसान और उसकी पत्नी की कथा मात्र नहीं बल्कि यह ग्रामीण समाज और उसकी आकांक्षाओं को, उसके संघर्षों को और उसकी नियति का भी प्रतिनिधित्व करता है। कहानी की विषय वस्तु हमें यह समझने का अवसर देती है कि भारतीय गांव का जीवन कैसे प्रकृति पर निर्भर है, उसका सामाजिक ढांचा और आर्थिक विषमता किस तरह प्रकृति से प्रभावित है। कहानी का मूल कथ्य यह है कि गरीब किसान अपनी मेहनत और सपनों के बावजूद भाग्य और परिस्थितियों से हार जाता है। डोमा पूरी आशा और आत्मविश्वास से खेत में मेहनत करता है, भविष्य की योजनाएं बनाता है, लेकिन अंततः प्रकृति यानी बाढ़ उसकी सारी मेहनत को डुबो देती है। यहाँ किसान का संघर्ष और उसकी व्यवस्था सामने आती है। वह श्रम करता है, लेकिन उसका जीवन हमेशा कर्म का लेख ही रह जाता है। कहानी का सामाजिक महत्व इस बात में है कि यह ग्रामीण जीवन के उन छोटे छोटे सपनों को उजागर करती है जिन पर पूरे परिवार की खुशियाँ टिकी होती हैं। भगवानपुर वाली का सपना सिर्फ एक साड़ी और करण फूल तक सीमित है। यह उसकी साधारण सी लेकिन गहरी इच्छा है। इससे यह स्पष्ट होता है कि अभावग्रस्त जीवन में छोटी चीज़ें भी कितनी बड़ी और महत्वपूर्ण हो जाती हैं। पति जहाँ खेत और भविष्य की संभावनाओं को लेकर अधिक आशावादी है, वहीं पत्नी अधिक यथार्थवादी और व्यवहारिक है। उसका कहना है, कर्म का लिखा कौन मिटा सका है। यह न केवल उसकी जीवन दृष्टि है बल्कि उस समाज की सामूहिक चेतना भी है जहां स्त्रियां भाग्य और परिस्थिति के प्रति अत्यधिक सजग रहती हैं। यह स्त्री चरित्र ग्रामीण समाज की धैर्यशीलता और व्यवहारिकता का प्रतिनिधित्व करता है। कहानी में यह भी देखा जा सकता है कि गरीब किसान खेत और ज़मीन का मालिक कभी नहीं बन पाता। मालिक की कृपा पर मिला 8 बीघा खेत ही उसकी उम्मीद और उसकी हार का केंद्र है। यह हमें सामाजिक, आर्थिक शोषण और वर्ग भेद की ओर संकेत करता है, जो ग्रामीण जीवन की अस्थायी समस्या रही है। कथ्य का एक बड़ा आयाम यह है कि प्रकृति ग्रामीण जीवन की नियंता है।
वही कभी वरदान बनती है, वही अभिशाप। किसान उसके भरोसे जीता है और उसी से हारता है। यह द्वंद्व आज भी किसान जीवन का मूल संकट है, जो कहानी को केवल साहित्यिक कल्पना न बनाकर वास्तविक जीवन का दर्पण बना देता है। कहानी में परिवार, प्रेम, संवाद, हंसी मजाक, छोटे सपने, ये सब ग्रामीण संस्कृति के जीवंत पहलू हैं। यह कथा केवल दुखांत नहीं है, इसमें इंसानी जिजीविषा, आपसी आत्मीयता और जीवन को आगे बढ़ाने का जज्बा भी है। यही मानवीय पक्ष इस कहानी को अधिक व्यापक महत्व प्रदान करता है। करम का लेख की विषय वस्तु हमें न केवल एक किसान की व्यक्तिगत त्रासदी दिखाती है, बल्कि पूरे ग्रामीण समाज की सामूहिक पीड़ा, उसकी उम्मीदें और उसके संघर्षों को सामने लाती है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि साहित्य केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि समाज की यथार्थ तस्वीर और मानवीय संवेदना का दर्पण भी है। अशोक प्रियदर्शी की कहानी करम का लेख हिंदी साहित्य में ग्रामीण जीवन के यथार्थ को अत्यंत सजीव और संवेदनशील रूप में प्रस्तुत करती है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें गांव का जीवन उसी के असली रंग रूप और बोली बानी के साथ सामने आता है। कहानी हमें बताती है कि किसान का जीवन मेहनत और उम्मीद पर टिका होता है, लेकिन उसकी मेहनत अक्सर प्रकृति और भाग्य के हाथों हार जाती है। ग्रामीण स्त्री पुरुष की छोटी छोटी आकांक्षाएं ही उनके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी होती है। अभाव और त्रासदी के बावजूद ग्रामीण जीवन में प्रेम, हंसी, आत्मीयता और धैर्य बना रहता है। लेखक ने सरल भाषा, आंचलिक बोली और वास्तविक संवादों के माध्यम से कथा को इस तरह गढ़ा है कि यह केवल साहित्यिक रचना नहीं रह जाती, बल्कि जीवन का जीवंत दस्तावेज बन जाती है। डोमा और भगवानपुर वाली केवल दो पात्र नहीं, बल्कि वे भारतीय किसान और स्त्री की सामूहिक छवि हैं। डोमा उस किसान का प्रतीक है जो हर साल मेहनत और सपनों की फसल बोता है। भगवानपुर वाली उस स्त्री का प्रतीक है जो यथार्थवादी दृष्टिकोण से जीवन को देखती है, फिर भी उम्मीद और प्रेम से भरी रहती है। अशोक प्रियदर्शी ने इस कहानी में ग्रामीण संस्कृति, श्रमजीवी जीवन और मानवीय संवेदना को जिस सहजता और विश्वसनीयता से चित्रित किया है, वह इसे हिंदी कथा साहित्य की उल्लेखनीय उपलब्धि बनाता है। करम का लेख एक ऐसी कहानी है जो हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि आज भी किसान का जीवन किस हद तक असुरक्षित और संघर्षपूर्ण है। यह कहानी गांव समाज की छोटी सी दुनिया में बड़े बड़े प्रश्नों को उठाती है। प्रकृति और नियति का द्वंद्व, श्रम और शोषण का सच, स्त्री पुरुष के सपने और हकीकत का टकराव। साहित्यिक दृष्टि से यह कहानी अपनी भाषा की आंचलिकता, कथानक की सहजता और संवेदना की गहराई के कारण हिंदी कथा साहित्य में विशेष महत्व रखती है। करम का लेख ग्रामीण जीवन की करुण गाथा होते हुए भी आशा, जिजीविषा और मानवीय संबंधों की गर्माहट से भरी हुई कहानी है। यह केवल एक किसान की नियति नहीं है, बल्कि पूरे भारतीय ग्रामीण समाज की कहानी है। धन्यवाद।